अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं, बस 1 मिनट और देख लेते हैं। हाँ बेटा, आज अपन करेंगे फ्यूनेरिया में डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट इन फ्यूनेरिया, स्पोरोफिटिक फेज इन फ्यूनेरिया। तो अभी स्टार्ट करने वाले हैं। बीजाणुोद्भिद प्रावस्था फ्यूनेरिया में कैसी होती है, ठीक है। तो अपन बात करते हैं बेटा डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोगोनियम की। मतलब जैसे ही फ्यूनेरिया में निषेचन संपन्न होता है, निषेकतांड अंडधा में रहकर ऊस्पोर अंडधा में रहकर अपने आमाप में वृद्धि करता है एवं अपने चारों ओर मोटी भित्ति स्रावित कर लेता है और निषेकतांड अनुप्रस्थ भित्ति द्वारा एक ऊपरी अध्याधार कोशिका एपीबेसल सेल तथा निचली अधराधार कोशिका हाइपोबेसल सेल में बट जाता है। मतलब the oospore increases in size and the oospore secretes a thick wall around itself. Then the oospore undergoes transverse division, as a result of which an upper epibasal cell and a lower hypobasal cell are formed. अब दोनों कोशिकाओं में, मतलब अध्याधार कोशिका व अधराधार कोशिकाओं में दो विकर्ण विभाजन, दो डायगोनल डिविजन्स होते हैं, जिसके कारण एक ऊपरी एवं एक निचली फनाकार शीर्षस्थ कोशिकाएं निर्मित होती हैं। मतलब now both the epibasal cell and the hypobasal cell undergo two diagonal divisions. As a result of the diagonal division, an upper and a lower apical cells are formed. इस प्रकार भ्रूण की वृद्धि दो अभिमुख दिशाओं में होती है। ऊपरी शीर्षस्थ कोशिका अपने दोनों पार्श्व तलों में कोशिकाएं काटती हैं। ठीक उसी प्रकार के विभाजन निचली शीर्ष कोशिका में भी होते हैं, परंतु ऊपरी कोशिका में विभाजन नियमितता पाई जाती है। तो अब अपन देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोगोनियम इन फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया में स्पोरोगोनियम का प्रवर्धन कैसे होता है। तो डायग्राम्स तो हैं बहुत। तो कैप्सूल का परिवर्धन भ्रूण की ऊपरी शीर्षस्थ कोशिका के द्वारा होता है। तरुण बीजाणुद्भिद का शीर्षस्थ कोशिका के ठीक नीचे से अनुप्रस्थ काटने पर भ्रूण में लगभग दो समतुल्य कोशिकाएं दिखाई देती हैं। ये इन दोनों कोशिकाओं का निर्माण शीर्ष कोशिका के दो पार्श्व तलों से होता है। ये दोनों कोशिकाएं पुनः एक अनुप्रस्थ भित्ति के द्वारा विभाजित होकर चार कोशिकाओं वाला युवा भ्रूण बनाती हैं। यह इसकी क्वाड्रेंट अवस्था है। मतलब जब चार कोशिकीय भ्रूण बन जाता है तो अपन कहते हैं कि क्वाड्रेंट अवस्था है। तो इस क्वाड्रेंट स्टेज में या इस क्वाड्रेंट में, इस चतुर्थांश में, इस क्वाड्रेंट की चारों कोशिकाओं में फिर से एक परिणतिक विभाजन होता है, जिससे चार एम्फीथीशियम सेल्स, चार
बहिस्थिसियम कोशिकाएं तथा 4 भीतरी एंडोथीशियम सेल्स निर्मित होती हैं। तो अपन एक डायग्राम में शेयर करती हूँ आपके साथ, इसको देखना बेटा, ये सभी को दिखाई दे रहा है? ये देखना बेटा, डायग्राम विजिबल है? यस मैम। ठीक है ना बेटा। अब ये देखना, ये अपन डायग्राम किसका देख रहे हैं? अर्ली स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट इन फ्यूनेरिया। तो मैं क्या बता रही हूँ आपको कि दोनों कोशिकाओं का निर्माण शीर्ष, दोनों कोशिकाओं, पहले मैं आपको बताया मैंने कि पहले रिपीट कर रही हूँ, निषिक्तांड अंडधा में रहकर अपने आकार में वृद्धि करता है और अपने चारों ओर मोटी भित्ति स्रावित कर लेता है। तो अब ये निषिक्तांड बेटा, निषिक्तांड अनुप्रस्थ भित्ति द्वारा एक ऊपरी एपीबेसल सेल, ये दिख रही है डायग्राम में, एक ऊपरी एपीबेसल सेल, अध्याधार कोशिका तथा निचली हाइपोबेसल सेल, निचली हाइपोबेसल सेल अध्याधार कोशिका में बट जाता है। अब दोनों कोशिकाओं में, एपीबेसल सेल में व हाइपोबेसल सेल में, दो डायगोनल डिविजन्स होते हैं। ये देख रहे हो, दो विकर्ण विभाजन होते हैं जिनके कारण एक ऊपरी व एक निचली फनाकार शीर्षस्थ कोशिकाएं निर्मित होती हैं। ये देख रहे हो, ऊपरी व निचली एपिकल सेल्स बन जाती है, निर्मित हो जाती हैं। अब मैं क्या बताने जा रही थी आपको कि दोनों कोशिकाओं का निर्माण मतलब कैप्सूल का परिवर्धन भ्रूण की ऊपरी शीर्षस्थ कोशिका के द्वारा होता है। ये देख रहे हो, कैप्सूल का निर्माण भ्रूण की ऊपरी एपिकल सेल शीर्षस्थ कोशिका द्वारा होता है। तो तरुण बीजाणुद्भिद का शीर्षस्थ कोशिका के ठीक नीचे से अनुप्रस्थ काटने पर भ्रूण में लगभग 2 समतुल्य कोशिकाएं दिखाई देती हैं। तो इन दोनों कोशिकाओं का निर्माण शीर्ष कोशिका के 2 पार्श्व तलों से हुआ है। ये दोनों कोशिकाएं फिर से एक अनुप्रस्थ भित्ति द्वारा विभाजित होकर 4 कोशिकाओं वाला भ्रूण बनाती है। ये 4 कोशिकाओं वाला भ्रूण बनाती है और यह इसकी क्वाड्रेंट अवस्था कहलाती है। यह इसकी क्वाड्रेंट अवस्था कहलाती है और इस क्वाड्रेंट की चारों कोशिकाओं में फिर से एक परिणतिक विभाजन होता है जिससे 4 एम्फीथीशियम सेल्स बनती हैं तथा 4 भीतरी 4 इनर एंडोथीशियम सेल्स का निर्माण होता है। तो एम्फीथीशियम बहिस्थिसियम की प्रत्येक कोशिका में एक एंटीक्लाइनल डिवीजन होता है। अतः इस अवस्था में एम्फीथीशियम की 4 सेल्स, एम्फीथीशियम की 4 कोशिकाएं 8 एम्फीथीशियम सेल्स से घिरी रहती हैं। इस प्रकार एम्फीथीशियम एंड एंडोथीशियम 2 मूलभूत भ्रूणीय परतें होती हैं जो स्पोरोगोनियम कैप्सूल के अलग अलग क्षेत्रों का विकास करती है। अब बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ द फर्टाइल रीजन ऑफ द कैप्सूल। कैप्सूल के उर्वर क्षेत्र का विकास कैसे होता है, उससे पहले मैं आपको इंग्लिश में बता देती हूँ। द zygote enlarges in size and it secretes a wall around itself and then this oospore divides transversely to form a lower hypobasal cell and an upper epibasal cell. So now in एक एग्जाम्पल है इन फ्यूनेरिया या इन अपन कहेंगे फ्यूनेरिया का एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं। कौन सा एग्जाम्पल लेंगे फ्यूनेरिया में, एक मैं बताती हूँ आपको। डेवलप The zygote divides transversely in Funaria into an upper epibasal cell and a lower hypobasal cell. Now both the upper epibasal cell and the lower hypobasal cell
divide by two oblique intersecting walls, as a result of which a two-sided apical cell is differentiated in the epibasal as well as in the hypobasal cell. जैसे कि वापस वही डायग्राम शेयर कर रही हूँ बेटा, ठीक है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए देखना बेटा, ये बता दिया। मतलब एज अ रिजल्ट ए टू साइडेड एपिकल सेल, ये दिख रही है आपको डी डायग्राम में, ए टू साइडेड एपिकल सेल is differentiated in the epibasal as well as in the hypobasal cell. The embryo at this stage has two growing points. The embryo at this stage has two growing points, each represented by an apical cell with two cutting faces. This apical cell has two cutting faces. Now the derivatives of the epibasal apical cell. Now the derivatives of the epibasal apical cell give rise to the capsule. मतलब derivatives of the मैम वॉइस कट रही है। वॉइस आ रही है? अब आ रही है बेटा? देखो अब आ रही है, अब आ रही है क्लियर? मैम वॉइस नहीं आती है। वॉइस आ रही है, अब आ रही है, अब आ रही है क्या बेटा? Yes, ma'am. कट रही हो तो बोलना। Now the derivatives of the epibasal apical cell give rise to the capsule and the upper part of the seta, while those of the hypobasal apical cell give rise to the remaining part of the seta and foot. अब मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए बोल रही हूँ, किस तरह से डेवलपमेंट ऑफ द फर्टाइल रीजन ऑफ द कैप्सूल इन फ्यूनेरिया, कैप्सूल के उर्वर क्षेत्र का विकास। तो एम्फीथीशियम, पहले बात करते हैं एंडोथीशियम, मतलब अंतःस्थीशियम। एंडोथीशियम की चारों कोशिकाएं एक तिर्यक परिणतिक विभाजन द्वारा चार भीतरी एंडोथीशियम व 8 बाहरी एंडोथीशियम कोशिकाएं निर्मित करती हैं। तो चार भीतरी कोशिकाएं विभाजन कर 16 कोशिकीय कॉल्यूमेला बनाती है। मतलब 4 inner endothecium cells form the 16-celled columella. चार भीतरी एंडोथीशियम कोशिकाएं दो बार विभाजन कर 16 कोशिकीय कॉल्यूमेला बनाती हैं। मतलब 4 inner endothecium cells divide to form a 16-celled columella और बाहरी 8 एंडोथीशियम सेल्स अपनतिक विभाजन द्वारा 16 कोशिकाएं बनाती हैं। इन कोशिकाओं में फिर से परिणतिक विभाजन होता है और 2 स्तर बन जाते हैं। प्रत्येक स्तर में 16 कोशिकाएं होती हैं। इनमें बाहरी परत की कोशिकाएं विभाजन कर प्रपसूतक बनाती हैं। बेटा वापस सुनना मैम। हाँ बेटा। मैम एक बार वापस रिपीट करना। अच्छा बेटा सुनो बेटा, क्या बताया मैंने? चार भीतरी एंडोथीशियम कोशिकाएं 16 कोशिकीय कॉल्यूमेला बनाती हैं। 4 inner endothecium cells form 16-celled columella, जबकि बाहरी 8 एंडोथीशियम सेल्स में फिर से अपनतिक विभाजन होता है, जिससे 16 कोशिकाएं बनती हैं। क्या बोल रही हूँ? बाहरी एंडोथीशियम कोशिकाओं में अपनतिक विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप बेटा 16 कोशिकाएं बनती है। फिर इन 16 कोशिकाओं में परिणतिक विभाजन होता है, जिससे 16 कोशिकाओं के 2 स्तर बन जाते हैं। मतलब प्रत्येक स्तर में 16 कोशिकाएं होती हैं। तो इनमें बाहरी परत की कोशिकाएं विभाजन कर
प्रपसूतक बनाती है, जबकि आंतरिक परत विभाजन करके आंतरिक बीजाणु कोश भित्ति बनाती है। अब क्या है बेटा, जो बाहरी परत की कोशिका है वो क्या बना रही है, प्रपसूतक आर्केस्पोरियम बना रही है। तो प्रपसूतक कोशिकाओं में लगातार विभाजनों से बीजाणु मात्र कोशिकाएं स्पोर मदर सेल्स बनती है और ये कोशिकाएं डिप्लॉयड होती हैं, द्विगुणित होती हैं। मतलब जो बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं जो कि प्रपसूतक से बनती हैं, ये बीजाणु मात्र कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं और प्रत्येक द्विगुणित मात्र कोशिका अर्धसूत्रण के द्वारा, मियोसिस के द्वारा बीजाणु चतुष्क निर्मित करती है। तो इस प्रकार एम्फीथीशियम कोशिकाएं एक निश्चित क्रम में विभाजित होकर अनेक समकेंद्रित परतें, अनेक कॉन्सेंट्रिक लेयर्स को निर्मित करती हैं। तो गोबेल ने एम्फीथीशियम के इस विभाजन क्रम को ग्रैंड क्वाड्रेट या फंडामेंटल स्क्वायर मेथड नाम दिया। इस प्रकार के कोशिका विभाजन में बहिस्थीशियम एम्फीथीशियम सेल्स सर्वप्रथम एक परिणतिक विभाजन कर 8 कोशिकाओं की 2 समकेंद्रिक परतों को बनाती है। आंतरिक परत की 8 कोशिकाएं प्रथम वलय बनाती है। बाहरी परत की 8 कोशिकाओं में अब अपनतिक विभाजन होते हैं, जिससे 16 कोशिकाएं बनती हैं। अब एक परिणतिक विभाजन कर 2 समकेंद्री परतें बनती हैं। भीतरी परत की 16 कोशिकाएं सेकंड रिंग बनाती हैं, द्वितीय वलय बनाती हैं तथा बाहरी परत में पुनः अपनतिक विभाजन द्वारा 32 कोशिकाएं बन जाती हैं। ये पुनः परिणतिक विभाजन द्वारा 32 कोशिकाओं की 2 परतें बनाती है। इनमें से भीतरी परत तृतीय वलय बनाती है। तो 32 कोशिकाओं की बाहरी परत पुनः एक परिणतिक विभाजन कर 32 कोशिकीय 4th रिंग एवं पंचम वलय 5th रिंग का निर्माण करती है। तो इस प्रकार अपन देख रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ कैप्सूल इन डेवलपमेंट ऑफ द फर्टाइल रीजन ऑफ द कैप्सूल इन फ्यूनेरिया। अब बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ द एपिकल रीजन ऑफ फ्यूनेरिया। तो फ्यूनेरिया के कैप्सूल के अग्र क्षेत्र का विकास। तो अग्र क्षेत्र के निर्माण में एपिथीशियम एवं एंडोथीशियम दोनों क्षेत्रों की कोशिकाएं सम्मिलित होती है। एपिथीशियम की 8 कोशिकाएं गोबल विधि से विभाजित होकर 6 वलयों का निर्माण करती है। अब बेटा बोलो। वॉइस कट रही है, सही नहीं आ रही आपकी आवाज। वॉइस कट रही है, आ रही है सही? अब आ रही है सही? Yes, हाँ ma'am. बोलो बेटा, अब आ रही है सही? अब आ रही है क्या सही? Yes, ma'am. यस मैम। वॉइस Yes, ma'am. पहले आई थी या नहीं आई थी? ये वापस वाला बोलो। अभी नहीं आई ये थी वाला बेटा? टॉपिक वापस बोलो। मैम, ठीक है बेटा। हाँ बोलो बेटा, बोलो। मैम ये वाला टॉपिक वापस बोलो। ये वाला टॉपिक वापस बोलती हूँ आपको। ठीक है, देखो बेटा, क्या वापस बोल देती हूँ इसी टॉपिक को। अभी डेवलपमेंट ऑफ द फर्टाइल रीजन ऑफ द कैप्सूल है। तो इससे क्या बताया था, एक गोबेल है, गोबेल ने एम्फीथीशियम के इस विभाजन क्रम को ग्रैंड क्वाड्रेट या फंडामेंटल स्क्वायर मेथड का नाम दिया। तो इस प्रकार के कोशिका विभाजन में
एम्फीथीशियम सेल्स सर्वप्रथम एक परिणतिक विभाजन कर 8 कोशिकाओं की दो समकेंद्रिक परतों को बनाती हैं। हाँ बोलो बेटा। मैम डायग्राम से समझाओ ना इसको। बेटा ये डायग्राम लेना पड़ेगा, पहले आप ऐसे ही याद करो, ये डायग्राम इसमें डाउनलोड नहीं है, तो सुनो बेटा, इसको ऐसे ही समझो। इस प्रकार के कोशिका विभाजन में आपको डायग्राम पहले तो दिखाई दिया, उसके बाद का डायग्राम इसमें नहीं है, तो बुक में तो है आपकी, तो ठीक है। इस प्रकार के कोशिका विभाजन में पहले बेटा याद कैसे रखोगे, एम्फीथीशियम की कोशिकाओं में एक परिणतिक विभाजन होता है, मतलब the cells of the epithecium undergo periclinal division, as a result of which two concentric layers are formed, each having 8 cells. मतलब बेटा एम्फीथीशियम की कोशिकाओं में एक परिणतिक विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप 8 कोशिकाओं की 2 समकेंद्री परतें बनती हैं। 2 परतें बन गई बेटा। अब इस 2 परतें बनी तो आंतरिक परत में, अब Yes, इनर ma'am. लेयर में आंतरिक परत की 8 कोशिकाएं प्रथम वलय बनाती हैं। मतलब इनर लेयर की 8 सेल्स क्या बनाती हैं, फर्स्ट रिंग बनाती हैं। मतलब द 8 सेल्स ऑफ द इनर लेयर फॉर्म द फर्स्ट रिंग। वापिस बता रही हूं, मतलब एम्फीथीशियम की कोशिकाओं में बेटा एक परिणतिक विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप क्या बनती है बेटा, 8 कोशिकाओं की 2 समकेंद्रिक परत बन जाती है। अब 2 परत बन गई तो एक तो बाहरी परत बनेगी, एक आंतरिक परत बनेगी, इनर लेयर। तो आंतरिक परत मतलब इनर लेयर की 8 कोशिकाएं प्रथम वलय बनाती हैं। अब बाहरी परत भी बनी, आउटर लेयर, तो आउटर लेयर की 8 कोशिकाओं में अब अपनतिक विभाजन होता है। मतलब बेटा इनर लेयर की जो 8 कोशिकाएं हैं वो तो प्रथम वलय बनाएंगी, लेकिन जो बाहरी परत की 8 कोशिकाएं हैं फिर से उनमें एक अपनतिक विभाजन होता है, जिससे 16 कोशिकाएं बनती हैं। जब 8 कोशिकाएं डिवाइड करेंगी तो क्या बन जाएगी, जिससे 16 कोशिकाएं बनती हैं। अब फिर से इन 16 कोशिकाओं में एक परिणतिक विभाजन होता है, जिससे 2 समकेंद्रिक परतें बनती हैं। भीतरी परत की 16 कोशिकाएं सेकंड रिंग बनाती हैं। जैसे मैंने क्या बताया कि जो बाहरी परत की 8 कोशिकाएं हैं उनमें अपनतिक विभाजन होता है, जिससे जब 8 कोशिकाओं में विभाजन हो रहा है तो 16 कोशिकाएं बनती हैं। अब बेटा इन 16 कोशिकाओं में फिर से एक परिणतिक विभाजन होता है, जिससे 2 समकेंद्रिक परतें बनती हैं, पहले भी बनी थी। अब भीतरी परत में भी 16 कोशिकाएं हैं और बाहरी परत में भी 16 कोशिकाएं हैं, तो भीतरी परत की 16 कोशिकाएं द्वितीय वलय बनाती हैं, तथा बाहरी परत में बेटा फिर से अपनतिक विभाजन होते हैं। बाहरी परत में फिर से अपनतिक विभाजन होते हैं, जिससे 32 कोशिकाएं बनती हैं, 32 सेल्स बनती हैं। अब ये 32 सेल्स फिर से विभाजित होती हैं, फिर से परिणतिक विभाजन करती हैं, जिससे 32 कोशिकाओं की 2 परत बनती है। 32 कोशिकाओं की 2 परत बनती है। इसी प्रकार इनसे भीतरी परत तृतीय वलय बनाती है और 32 कोशिकाओं की बाहरी परत पुनः एक परिणतिक विभाजन कर 32 कोशिकीय चतुर्थ वलय, फोर्थ रिंग एवं पंचम वलय का निर्माण करती है। अब बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ द एपिकल रीजन ऑफ कैप्सूल, कैप्सूल के अग्र क्षेत्र का विकास। तो अग्र क्षेत्र के निर्माण में एम्फीथीशियम एवं एंडोथीशियम दोनों क्षेत्रों की कोशिकाएं सम्मिलित होती हैं। एंडोथीशियम या पहले लेते हैं
एपिथीशियम बहिस्थिसियम की 8 कोशिकाएं गोवल विधि से विभाजित होकर 6 वलयों का निर्माण करती हैं। इनमें से प्रथम 3 वलय विकसित होकर परिमुख, पेरिस्टोम व अंतिम 3 वलय प्रच्छद, ओपर्क्यूलम को विकसित करती हैं। अपन ने क्या देखा था कि जो गोवल विधि है, गोवल की विधि जो पहले मैंने समझाई थी, उसमें क्या होता है बेटा, एम्फीथीशियम की 8 कोशिकाएं विभाजित होकर 6 वलयों का निर्माण करती है। इनमें से प्रथम 3 वलय फर्स्ट 3 रिंग्स विकसित होकर पेरिस्टोम परिमुख बनाती हैं व अंतिम 3 वलय प्रच्छद ओपर्क्यूलम को विकसित करती हैं। तो एंडोथीशियम की चारों कोशिकाएं विभाजित होकर थीका रीजन, प्रावरक क्षेत्र थीका रीजन से लगा हुआ मृदुतकीय भाग बनाती हैं। प्रच्छद के आधार की कोशिकाएं मतलब ओपर्क्यूलम के आधार की कोशिकाएं अरीय रूप से बड़ी होकर एन्युलस बनाती हैं, वलिका बनाती है। अभी अपन कैप्सूल का डायग्राम देख रहे हैं। डेवलपमेंट ऑफ द लोअर रीजन ऑफ द कैप्सूल की बात करते हैं। कैप्सूल के निचले भाग का विकास। तो स्पोरोफाइट के विकास के बाद की अवस्था। मैम बेटा एक बोलो डायग्राम। हाँ मैम, एंडोथीसियम की 4 सेल क्या करती है? बेटा एंडोथीशियम, हाँ वापिस बोल रही हूँ, एंडोथीशियम की 4 सेल्स, चारों कोशिकाएं विभाजित होकर प्रावरक क्षेत्र थीका रीजन से लगा हुआ मृदुतकीय भाग बनाती हैं। ठीक है, अब सुनना, स्पोरोफाइट के विकास के बाद की अवस्थाओं में सीटा तथा कैप्सूल होते हैं। सीटा तथा कैप्सूल के मध्य एपोफाइसिस रीजन का चालन भाग, कंडक्टिंग रीजन स्थिर रहता है। इस भाग के ऊतक ठीक इसी प्रकार से विकसित होते हैं जिस प्रकार से उर्वर भाग में विकसित होते हैं। मतलब एक डायग्राम शेयर करती हूँ आपसे एंडोथीशियम का। एक मिनट रुको, एक शेयर कर रहे हैं, एक मिनट। ये देखो इसमें देखना, ये दिखाई दे रहा है ना सबको? ये वाला मैं बोल रही हूँ स्ट्रक्चर ऑफ द स्पोरोफाइट पे अभी पहुंची हूँ मैं। पहले मैं क्या बताई थी आपको, स्पोरोफाइट के विकास के बाद की अवस्थाओं में सीटा तथा कैप्सूल भिन्नित होते हैं। ये देख रहे हो आप, ये है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द कैप्सूल। तो इसमें सीटा भी दिखाई देगा, सीटा और कैप्सूल। अब मैं एन्युलस की बात कर रही हूँ या पेरिस्टोम की। तो स्पोरोफाइट के विकास के बाद की अवस्थाओं में सीटा तथा कैप्सूल भिन्नित होते हैं। सीटा तथा कैप्सूल के एपोफाइसिस रीजन का चालन भाग स्थिर रहता है और इस भाग के ऊतक ठीक इसी प्रकार से विकसित होते हैं जिस प्रकार से उर्वर भाग में विकसित होते हैं। ठीक है, अब अपन किसके बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द मैच्योर स्पोरोफाइट। तो ये देखना आप सभी लोग, किसमें होता है, ब्रायोप्सिडा वर्ग के अन्य सदस्यों की तरह मैम फ्यूनेरिया का मैम बेटा मैम ये कैप्सूल का जो निचला भाग है उसका विकास नहीं बताया। हाँ बेटा, अभी निचला भाग है कैप्सूल के निचले भाग का विकास। ये अभी स्ट्रक्चर ऑफ द कैप्सूल दिखा रही हूँ बेटा, ये वाला देखना आप, फिर आ जाएगा समझ में आपको। ये देखना स्ट्रक्चर ऑफ द कैप्सूल, ये देखना परिपक्व बीजाणुद्भिद की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द मैच्योर स्पोरोफाइट। तो जैसे कि डायग्राम में देख रहे हो बेटा, ब्रायोप्सिडा वर्ग के अन्य सदस्यों की तरह फ्यूनेरिया का बीजाणुद्भिद भी फुट में, किसमें डिवाइड है, फुट में, सीटा व कैप्सूल में विभेदित रहता है। ये देख लो, फुट, सीटा एंड कैप्सूल में विभेदित रहता है। यह अल्प विकसित शंकु रूपी, फुट कैसा है, अब फुट की बात करते हैं क्योंकि इसमें फुट नहीं दिख रहा ना, तो फुट मतलब पात,
तो यह अल्प विकसित शंकुरूपी मृदुतकीय कोशिकाओं से निर्मित होता है। फुट कैसा है बेटा? अल्प विकसित है। फुट कैसा है? अल्प विकसित है। तो फुट कैसा है? यह अल्प विकसित शंकुरूपी मृदुतकीय कोशिकाओं से बना होता है और यह एक मतलब फुट एक अटैचिंग एवं एब्जॉर्प्टिव ऑर्गन के रूप में कार्य करता है। तो फुट क्योंकि अल्प विकसित होता है तो इस डायग्राम में दिखाया नहीं है। अब बात करते हैं बेटा सीटा की। अब बात करते हैं सीटा की। तो यह लंबा, पतला, सूत्रवत, बेलनाकार, दुर्बल, वृंत समान संरचना है। तो सीटा समीपस्थ भाग फुट से जुड़ा रहता है तथा इसके दूरस्थ छोर पर कैप्सूल स्थित होता है। तो ये देखना दूरस्थ छोर पे बेटा मैं एरो घुमा रही हूँ, इसके दूरस्थ छोर पर कैप्सूल पाया जाता है। मतलब सीटा कैसा है? सीटा लंबा, पतला, सूत्रवत, बेलनाकार, दुर्बल, वृंत समान संरचना है। तो सीटा का समीपस्थ भाग फुट से जुड़ा रहता है तथा सीटा के दूरस्थ छोर पर कैप्सूल पाया जाता है। इसमें तने के समान बाह्य त्वचा, बलकुट एवं वाहक स्ट्रैंड होते हैं। तो ये देख रहे हो सीटा में क्या होता है? एक तो कंडक्टिंग स्ट्रैंड होता है। क्या पाया जाता है? कंडक्टिंग स्ट्रैंड होता है और इसमें एपिडर्मिस भी पाई जाती है, कॉर्टेक्स भी और वाहक स्ट्रैंड भी पाया जाता है। मैं एरो घुमा रही हूँ, ये है सीटा। तो सीटा का मुख्य कार्य कैप्सूल को निश्चित ऊंचाई तक पहुंचाना है एवं जल तथा पोषण पदार्थों का चालन करना है। सीटा यह आंतरिक कार्य के साथ स्पोर डिस्पर्सल में भी उपयोगी होता है। तो जैसे कि आप देख रहे हो ये है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द कैप्सूल। अब मैं कैप्सूल की बात करती हूँ तो सीटा के देखना सीटा के दूरस्थ भाग पर या दूरस्थ छोर पर एक तिरछी एवं पियर शेप्ड संरचना है। कैप्सूल कैसा है? सीटा के दूरस्थ छोर पर स्थित एक तिरछी एवं पुंडरीकाकार एवं पियर शेप्ड संरचना है जो कि गोपक के द्वारा ढकी रहती है। ये क्या है? गोपक मतलब कैलिप्टा के द्वारा ढकी रहती है। कैप्सूल में स्पष्ट कैप्सूल में कौन कौन से क्षेत्र पाए जाते हैं? पहला देखना बेटा एपोफाइसिस। पहला है एपोफाइसिस। तो ये जो कैप्सूल का डायग्राम दिखाया है इसमें कौन कौन से भाग पाए जाते हैं? एक तो बेटा है एपोफाइसिस, दूसरा है फर्टाइल थीका। यहां से यहां तक देखना, ये थीका आपको दिखाई देगा, यह है फर्टाइल थीका। कैप्सूल के कौन कौन से भाग है? अध स्फीतिका और ये है फर्टाइल थीका और कैप्सूल वॉल। ये कैप्सूल वॉल और एयर स्पेसेस, ये देख रहे हो बीच बीच में एयर स्पेसेस है, इसको छोटा कर रही हूं मैं। कैप्सूल में अध स्फीतिका का मैं आपको वर्णन करती हूँ। तो यह कैप्सूल का आधारीय ठोस तथा हरा भाग है। तो एपोफाइसिस किसे कहते हैं? एपोफाइसिस, ये देखो एपोफाइसिस मैं लार्ज कर देती हूँ, ये आपको एपोफाइसिस लिखा हुआ दिखा। तो जो एपोफाइसिस है अध स्फीतिका है कैप्सूल का आधारी